हेलो एवरीवन। एडमिरेबल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं सामान्य विज्ञान जो कि बीपीएससी के घटना चक्र पर आधारित सारी सीरीज में आपके सामने रखूंगा। अभी मैं शुरुआत करता हूं भौतिक विज्ञान से। धीरे धीरे सारे जितने भी इसमें सब्जेक्ट होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सॉल्यूशन के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करूँगा। उम्मीद है आप लोग को अच्छा पसंद आएगा ये। और साथ ही साथ बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सामान्य विज्ञान का सबसे ज़्यादा वेटेज होता है और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इससे बने रहेंगे और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, पसंद आप लोग को आएगा ज़रूर। साथ ही साथ इस वीडियो को जितनी बार आप लोग रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और तांबा। और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके लिए हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें एक परमाणु क्रमांक इसका एक होता है, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। जो प्रोटीनियम होता है, प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, बाकी ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम इकाई है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? ऑप्शन देखते हैं, तरंग दैर्ध्य, ऊर्जा, आवृत्ति की, वेग की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एंगस्ट्रॉम जो आपका इकाई है वो होगा तरंग दैर्ध्य का, ऑप्शन नंबर ए। तरंग दैर्ध्य देखिए, एंगस्ट्रॉम होता है क्या? एंगस्ट्रॉम 1/10 अगर 10 मीटर, यानी किसी भी 1 मीटर का को 10 पावर से डिवाइड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 एंगस्ट्रॉम की होगी। और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻10 हो जाएगा, यानी 10⁻10 मीटर को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन आपके सामने है, ए समय, बी गति, सी दूरी, डी प्रकाश की तीव्रता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो प्रकाश वर्ष से हम लोग दूरी नापते हैं, यानी इसका जो प्रकाश वर्ष है, ये बड़े बड़े जो खगोलीय पिंड होते हैं इनके मध्य की जो दूरी निकालते हैं, जैसे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, ये किलोमीटर में तो उसे नाप लेते हैं, लेकिन जो दूर दूर के तारे हैं उनको मापने के लिए, मेजर करने के लिए प्रकाश वर्ष का हम लोग यूज करते हैं। प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है? यानी एक वर्ष में, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है, यानी एक वर्ष में प्रकाश जितना ट्रेवल करता है वो उसका प्रकाश वर्ष कहलाता है। जो जितना डिस्टेंस होता है, ये कितना होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष में इतना डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। आवृत्ति को मापा जाता है किससे? ऑप्शन है आपके सामने, हर्ट्ज, मीटर्स या सेकेंड में, सी रेडियन में या डी वाट में। तो आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। वैसे हमारा जो मानव शरीर होता है, जो हमारे सुनने की जो क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 22,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। तो 20 हर्ट्ज को, HZ को हम लोग, इससे नीचे के जो हर्ट्ज होते हैं, आवृत्ति होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपश्रव्य, और 20,000 की जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं पराश्रव्य। यानी 20 हर्ट्ज के नीचे की आवाज़ हम लोग नहीं सुन पाते, और 20,000 ऊपर की भी जो आवाज़ होती है वो हमें दिक्कत पैदा करती हैं, वो सुपरसोनिक आवाज़ों में चली जाती हैं। ये 2018 का क्वेश्चन है, 64 बीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम सिलिकेट, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड। उम्मीद है आप लोग को इस समझ में आ रहा होगा। इसका ऑप्शन आप लोग बता सकते हैं। तो घड़ी में जो प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं उसमें सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। वैसे कि ये हमारे प्रकृति में क्रिस्टल रूप में और राइन स्टोन के रूप में पाए जाते हैं। इनका जो वाणिज्यिक रूप में भी प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग हम लोग रेडियो में और टेलीविजन में करते हैं। ये मानव निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्ट्ज। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में ऑप्शन है आपके सामने, आवृत्ति, ऊर्जा, ऊष्मा, गुणवत्ता या ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हर्ट्ज की आवृत्ति, हर्ट्ज के लिए हम लोग, इसका सही आंसर हो जाएगा आवृत्ति। जो आवृत्ति होता है इसका SI मात्रक होता है हर्ट्ज।
तो आवृत्ति आप लोग समझ में आ रहा होगा, इसको एच जेड से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर बताया। तो मनुष्य की जो समान सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई देखते हैं। ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वाट। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, P इक्वल टू यानी पोटेंशियल इक्वल टू W अपॉन टाइम। तो ये कितने समय में आप किसी कार्य को कर रहे हैं, मतलब कार्य करने की दर को, सिंपली अगर देखा जाए तो कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति बोलते हैं। इसको हम लोग मेजर करते हैं वाट से, यानी इसका जो एसआई मात्रक है ये है वाट कहलाता है। ये 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य की सीमा क्या है? दृश्य स्पेक्ट्रम क्या होता है देखते हैं। सिंपल जो प्रकाश होता है वही स्पेक्ट्रम कहलाता है। मानव का एक देखने का क्षमता होता है कि वो कितना दूर तक देख सकता है, तो वो दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाएगा। वैसे तो ये हमारे मानव जो आँख है इस पर भी निर्भर करता है कि उसकी उम्र कितनी है, आँख में किसी प्रकार की विकृति तो नहीं है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको जो नॉर्मल तरंगदैर्ध्य है उसे कम की तरंगदैर्ध्य उसे दिखाई देगी और उसकी परेशानी हो जाएगी उसकी आंखों के साथ। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 1300 एंगस्ट्रॉम से 3900 एंगस्ट्रॉम, बी है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, सी है 7800 एंगस्ट्रॉम से 8200 एंगस्ट्रॉम और डी है 8500 एंगस्ट्रॉम से 9800 एंगस्ट्रॉम और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सिंपल जो है इसके बारे में हम लोग आंसर, वैसे तो जो हम लोग आमतौर पे देखते हैं वो 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम के बीच देखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन सी। इसमें सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये 3900 से 7600 के बीच में है। वैसे एनसीईआरटी जो मानता है, एनसीईआरटी मानता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। जो नैनोमीटर को हम लोग एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो सिंपल हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम। ये एनसीईआरटी मानता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से जो नासा एजेंसी है इसकी सीमा 3800 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक मानती है। ये नासा मानती है। जो एनसीईआरटी क्या है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर्य विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है? सौर्य विकिरण जैसे एनसीईआरटी मानता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, लेक्टोमीटर या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्द्रता हाइग्रोमीटर से नापा जाता है, हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर होता है किसी द्रव्य का जो घनत्व है उसको नापने के लिए। पायरोमीटर जैसे हम लोग थर्मामीटर नापते हैं। अब बीच में जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तो एक गन की तरह की एक मशीन आ रही थी जिससे हम लोग का थर्मल चेकिंग होता था, यानी वो हमारे बॉडी के हीट को दूर से ही मेजर करता था। तो पायरोमीटर किसी भी थर्मामीटर से, आम थर्मामीटर से जो नापते हैं उससे ऊपर का टेम्परेचर हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं। और लास्ट में इलेक्ट्रोमीटर, ये दूध की क्षमता नापने, दूध की जो शुद्धता है उसको मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए उसका यूज करते हैं हम लोग। क्वेश्चन पे आते हैं दाब की इकाई क्या है? ऑप्शन है न्यूटन पर वर्ग मीटर, बी है न्यूटन मीटर, सी है न्यूटन, डी है न्यूटन पर मीटर या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दाब की जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन पर वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, यानी किसी भी वर्ग मीटर क्षेत्र पर जितना फोर्स लगता है, जितना बल लगाते हैं वो दाब कहलाता है। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, इसके ऊपर लगने वाला बल, इस पर लगने वाला जो बल फोर्स वो हो जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है ए। और न्यूटन तो बल का मात्रक है, ये सिंपल समझ में आ रहा है। बाकी न्यूटन मीटर किसी का फॉर्मूला नहीं है, न्यूटन पर मीटर ये भी किसी का फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर वर्ग सेंटीमीटर, बी केजी पर सेंटीमीटर, सी केजी पर मिलीमीटर और डी किग्रा
पर घन सेंटीमीटर, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा था दाब का मात्रक इकाई क्या है, तो दाब का इकाई या दाब का मात्रक दोनों एक ही बात होता है, लेकिन उसमें इसमें दिया है किग्रा पर वर्ग सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है, अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो पहला ऑप्शन मार के चले आएंगे, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ जरूरी है, यानी फोर्स यानी न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जरूरी है न्यूटन। और न्यूटन क्या होता है? एफ इक्वल टू होता है एम ए, मास इंटू एसिलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसमें सिर्फ किग्रा जो है वो द्रव्यमान का मात्रक है, त्वरण का मात्रा अगर इसमें इंक्लूड होता तो वो न्यूटन में चेंज हो जाता, तब उसका हम लोग जो आंसर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? देखते हैं हम लोग। अदिश क्या होता है? अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो, ऐसा वैल्यू, ऐसा जो हम लोग को वैल्यू मिलता है उसमें परिमाण हो और साथ में दिशा हो, तो वो सदिश राशि कहलाती है। लेकिन सिर्फ परिमाण हो और दिशा न हो तो वो अदिश राशि कहलाएगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बल है, दाब, वेग, त्वरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपका अदिश राशि इसमें पूछा है। अदिश राशि के लिए हम लोग सदिश राशि जितने भी हैं एक बार उसको देख लेते हैं। सदिश राशि में बल है, बल एक सदिश राशि है, क्योंकि बल हम लोग किसी निश्चित दिशा में लगाते हैं, और जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम लोग इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये इधर ही आगे बढ़ेगा, नहीं निश्चित दिशा में बढ़ेगा, इसलिए इसमें दिशा जरूरी है। तो बल जो है वो सदिश राशि हो जाएगी। वेग भी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी का काम आता है, तो वेलोसिटी जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन पे कार्य करता है। विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, इसको विस्थापन बोलते हैं। मैं अभी आगे आपको समझाता हूँ फिर से। तो और त्वरण, ये जितने भी हैं ये सब सदिश राशि हैं, लेकिन दाब जो है वो एक अदिश राशि है। दाब किसी भी दिशा में हो सकता है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, सदिश राशि के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सब सदिश राशियाँ हैं, लेकिन कुछ जो अदिश राशियाँ हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिबल, बल, विकृति या दाब। प्रतिबल है, बल है, ये दोनों का मात्रक होता है। दाब का भी है, लेकिन सी जो है विकृति, यानी विकृति क्या है? किसी भी वस्तु के आकार में हुए परिवर्तन को विकृति बोलते हैं। तो विकृति का कोई विमा नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी कोई राशि भी नहीं होती, और इसका मात्रक भी, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ये 2019 का क्वेश्चन है जो 65वें बीपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से कम है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, और बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सिंपल देख लेते हैं कि क्या होता है कि जब भी रोशनी आती है और किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है, तो वो जो रोशनी है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसे हिंदी में बैनिया पिनाला कहते हैं और इंग्लिश में विब्ग्योर कहते हैं शॉर्टकट में। इसमें जिस भी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होगी उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, लेकिन जिसकी सबसे अधिक होगी तरंगदैर्ध्य उसकी आवृत्ति सबसे कम होगी। बैंगनी का तरंगदैर्ध्य कम होता है, जिससे इसकी आवृत्ति अधिक होती है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं देखी जा सकती। लेकिन लाल रंग जो होता है इसका तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, सबसे अधिक होता है सारे रंगों में, जिससे इसकी आवृत्ति न्यूनतम होती है और बहुत दूर तक इसकी आवृत्ति दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग कभी भी डेंजर का जो भी पोस्टर या साइन देखते हैं वो लाल रंग में होता है। वो इसीलिए होता है कि जितना भी दूर लोग देख पाए वो ज़्यादा बेहतर है किसी भी खतरे की साइन को। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर पर देख लेते हैं हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या होता है, वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर दिखाई देती है, यह घटना का कारण है।
ऑप्शन है आपका प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवीकरण या प्रकाश का व्यतिकरण, और लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये पानी पर साबुन की फिल्म का कोई मतलब नहीं। जैसे पानी का जो बुलबुला होता है उस पर आप देखते होंगे वो चमकीला दिखाई देता है और कलरफुल दिखाई देता है। तो इसका सिंपल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का व्यतिकरण। जो व्यतिकरण होता है जिसकी वजह से जो भी इस पर रोशनी पड़ती है तो ये कलरफुल दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत भी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, क्या कहलाता है देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। एक बार देख लेते हैं न्यूक्लियस होता क्या है और इसका बाहरी कोश क्या होता है। किसी भी तत्व का सबसे छोटा जो आकृति है वो परमाणु से मिलकर बना है, कोई भी तत्व परमाणु से मिलकर बना हुआ है, और ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित होता है, यानी माइनस उसका आवेश होता है, वो बाहर की तरफ चक्कर लगाती है। और इसके जो केंद्रक होते हैं जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस मुख्यतः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, जिसको नाभिक भी बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस को ही नाभिक भी बोलते हैं। तो और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मिलते हैं इसको न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं, न्यूक्लियॉन जो बोलते हैं। प्रोटॉन धनात्मक आवेश का होता है, मूलभूत कण है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। लेकिन अब एक उदासीन है, न्यूट्रॉन भले उदासीन है लेकिन प्रोटॉन तो धनावेशित है, जिसकी वजह से नाभिक को ये न्यूक्लियस को धनावेशित कर देती है, और न्यूक्लियस इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देख लेते हैं, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका वेट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो इसका खोज किसने किया है, प्रोटॉन का खोज किया है रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इनका पूरा नाम है, और न्यूट्रॉन की खोज जो किया है वो जेम्स चैडविक ने किया है। तो प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, क्या बोलते हैं। ऑप्शन है आपके सामने ऊर्ध्वपातन, संघनन, वाष्पन या उबलना, लास्ट में है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऊर्ध्वपातन इसका प्रक्रिया है, कोई भी पदार्थ है वो अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड में बदलेगी और लास्ट में वो जाके गैसियस स्टेट में बदल जाएगी, यानी अगर ठोस है तो द्रव्य में बदलेगी और लास्ट में गैस में बन के गायब हो जाएगी, अब वातावरण में घुल जाएगी। तो ऊर्ध्वपतन में क्या होता है कि ये ऐसा सॉलिड होता है जो लिक्विड ना बन के सीधे गैसियस स्टेट में चला जाता है, यानी जो ठोस से सीधे गैस में बन जाता है, वो द्रव्य में नहीं बदलता। तो इसलिए इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघनन ये जल में होता है, द्रव्य में होता है। वाष्पन जब द्रव होता है, द्रव अगर गर्म करने पे गैस में बदलने लगता है तो वाष्पन कहलाता है। और लास्ट में है उबलना, किसी भी जल को या द्रव को 100 डिग्री के ऊपर सबका एक ताप होता है, उसके ऊपर करने पे वो उबलने लगता है। ये 2017 का क्वेश्चन था, बीपीएससी में पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसियस अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं कहलाती हैं। ऑप्शन है क्वथनांक, गलनांक, हिमांक, त्रिक बिंदु, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठोस, द्रव, गैस, ये कितने हैं, ये 3 हैं, तो सीधे आप लोग इस पे आ जाएगा त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु वो ताप है जिसपे तीनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। अब त्रिक बिंदु देख लेते हैं एक बार, 0.01 डिग्री सेल्सियस, ये जल का त्रिक बिंदु होता है। जल का त्रिक बिंदु यानी इस तापमान पे 0.01 डिग्री सेल्सियस पे जल ठोस अवस्था और द्रव और गैस तीनों अवस्था में दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं, कॉस्मिक किरणें आवेशित हैं। ऑप्शन है आवेशित हैं, अनावेशित हैं, आवेशित या अनावेशित दोनों हैं, या लास्ट उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त। ये 2015 क्वेश्चन है, तो उस समय 2015 में 5 ऑप्शन नहीं हुआ करते थे।
इसमें अब जो है पांचवा आंसर जोड़ दिया, ऑप्शन जोड़ दिया गया है। ये बहुत ही दुख की बात है। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा नहीं। और इस बार से सुनने में आ रहा है कि ऑप्शन ई भी होगा और साथ में आपका नेगेटिव मार्क्स भी इंक्लूड किए जाएंगे बीपीएससी। और कुछ ऐसा पैटर्न भी लाने वाला है, जैसे 150 क्वेश्चन है, उसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे वो इजी होंगे और 50 क्वेश्चन होंगे वो टफ होंगे। जो टफ होंगे तो उस पर कुछ मार्क लगा होगा कि ये क्वेश्चन टफ है। अगर उस क्वेश्चन को आप करते हैं तो उसका जो मार्क होगा वो 2 गुना मार्क होगा। जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अगर जो टफ वाला क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा। तो ये कुछ चेंजिंग करने वाला है बीपीएससी। और साथ में सुनने में आ रहा है कि स्क्रीनिंग टेस्ट भी लेगा, स्क्रीनिंग कॉपी चेक होगी, यानी आपकी जो कॉपी है वो स्कैन होके टीचर के पास जाएगी, टीचर उसको चेक करेगा और जब वो जो प्रॉपर टाइमिंग होगा तब तक वो स्लाइड पे रहेगा, जैसे 3 मिनट का 2 मिनट का जो भी टाइम रहेगा, कि तब तक ये आपका जो स्क्रीन पे आपका जो पेज है, पहला पेज रहेगा, वो पूरा साइन होने के बाद ही नेक्स्ट पेज पे आप आ पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा नियम है, क्योंकि कभी कभी बहुत जनरल मार्किंग हो जाती थी सबके साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें और जो ऑप्शन मैंने बताया, इसमें जो कॉस्मिक किरणें ऑप्शन हो जाएगा ए, आवेशित है। आवेशित क्या क्यों है? आवेश मतलब होता है क्या कि किसी भी कण के में किसी प्रकार की ऊर्जा, या तो वो धनावेशित हो या ऋणावेशित हो, तो वो आवेशित कहलाएंगी। कॉस्मिक किरणें जो हैं वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, इसलिए वे उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ये कॉस्मिक किरणें ये आपके जो अंतरिक्ष हैं इसमें बहुत हाई स्पीड से, यानी प्रकाश की गति से ये गति करते हैं कॉस्मिक किरणें। नेक्स्ट है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है? जी फॉर जनरेशन, ऑप्शन नंबर सी। जनरेशन का मतलब क्या है? हिंदी में देखा है, इसका मतलब होता है पीढ़ी। 2011 में क्वेश्चन पूछा था और उसमें 2G स्पेक्ट्रम के बारे में पूछा है, यानी 2011 में 2G लॉन्च हुआ था, अभी रिसेंटली 5G लॉन्च हुआ है। तो हो सकता है कि जो 68वां बीपीएससी होने वाला है उसका डेट भी अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो आयोग है उसने डेट दे दिया है। तो ये जो 2G है वो जनरेशन में पीढ़ी, और इस समय 5G लॉन्च हुआ है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की दृष्टि से, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का आविष्कारक कौन था? इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, रॉबर्ट वाटसन, फ्लेमिंग, बुशबॉल और ऑस्टिन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन। इन्होंने 1935 में जो रडार था उसका खोज किया था। रडार का जो स्पेलिंग है RADAR, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इससे क्या होता है कि जब द्वितीय वर्ल्ड वार हुआ था, विश्व युद्ध हुआ था, उसमें जो हवाई हमले होते थे उस युद्ध में सबसे ज़्यादा रडार का उपयोग किया गया था। रडार का काम क्या होता है कि आपके ऊपर कितने भी इसके रेंज में अगर कोई चीज़ उड़ रहा हो, यानी कोई भी हवाई जहाज चाहे किसी प्रकार का ड्रोन उड़ रहा हो, तो रडार आपको तुरंत बताता है कि आपकी इस रेंज में कोई उड़ रहा है, जिसका आप लोग आसानी से निशाना बना सकते हैं। तो इसका ज़्यादातर यूज हम लोग जो हमारी सेना है उसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। गॉड पार्टिकल क्या है? गॉड पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑप्शन है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसॉन, मेसॉन, पॉजिट्रॉन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो नाम ही देख रहे हैं गॉड पार्टिकल, और सबसे टेढ़ा नाम इसमें हिग्स बोसॉन। तो गॉड पार्टिकल यानी भगवान का जो बनाया हुआ जो पार्टिकल है। एक्चुअली इसका यूज हम लोग किया जाता है कि अभी आपने बिग बैंग थ्योरी पढ़ा होगा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में जाना होगा, जिसमें बहुत सारे देश के वैज्ञानिक मिलके एक बिग बैंग थ्योरी बनाया, जिसमें इसी को बेस बनाया गया। हिग्स बोसॉन जो गॉड पार्टिकल है, इसको बेस बना के खोज किया जा रहा है कि अगर इसके बारे में जानकारी मिल जाती है तो इससे हम लोग अपने पास्ट के बारे में जान पाएंगे कि हम उद्भव कैसे हुआ और हम लोगों ने कैसे विकास किया। तो इसी सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो इसका जो परिकल्पना था सबसे पहले 1964 में किया गया, और इसे ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल के उपनाम से भी जाना जाता है। हिग्स बोसॉन इसका मेन नाम है। जो वैज्ञानिक की जोड़ी 2 लोग थे, ब्रिटेन के पीटर W हिग्स और बेल्जियम के W एंगलर्ट, इन्होंने 2013 में इनको ये नोबेल पुरस्कार भी मिला इसके बारे में जो बताया हिग्स बोसॉन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
सर सीवी रमन, भौतिकी में बहुत बड़ा नाम इनका है। सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, कब हुआ देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, सन 1928, सन 1930, सन 1932, सन 1950। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सन 1930 में। 1930 में इनको भौतिकी में मिला, रमन जी को नोबेल पुरस्कार। ये कुछ हमारे जो भारत के जो प्रसिद्ध लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, उनका कुछ डेट भी दिया हुआ है। तो जो भौतिकी शास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सर सीवी रमन थे, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इनका पूरा नाम है। 1930 में इनको मिला। जो अन्य विजेता हैं उनके बारे में नाम देख लेते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है। रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने, जिनको रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, तो साहित्य के विषय में इनको 1913 में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार भारत में इन्हीं को मिला था। उसके बाद सीवी रमन को भौतिक के लिए 1930, हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में 1968, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए 1983, मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979, अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998, कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014, बी रामकृष्णन को रसायन विषय में 2009 में, अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में। ये कुछ हमारे देश के जो प्रसिद्ध लोग व्यक्ति थे जो जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था, उसका लिस्ट था। आप लोग एक बार दो बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। इनका जो टाइम पीरियड है इसके बारे में देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो रसायन से और भौतिक से रिलेटेड है, क्योंकि ये अभी मैं भौतिक का पूछ रहा हूँ तो इन्होंने भौतिक सब्जेक्ट के बारे में पूछा है। और अगर बायो में पूछ देगा तो हरगोविंद खुराना के बारे में पूछ देगा चिकित्सा में 1968 में। भौतिकी में एक और हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके बारे में 1983 में। और आपके फिर मदर टेरेसा, ये तो शांति में चली जाएंगी तो इनको तो जनरल क्वेश्चन में डाल देगा। और साथ में ये बी रामकृष्णन, इनका केमिस्ट्री में पूछ देगा ये क्वेश्चन। तो ये चार जो है इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इनका जो टाइम पीरियड है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, बी जेम्स वाट, सी हम्फ्री डेवी या डी गैलीलियो। तो टेलीस्कोप की खोज सबसे पहले किया था गैलीलियो गैलीली ने। इनका पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली, गैलीलियो गैलीली। तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का, स्टीम इंजन का खोज किया था। न्यूटन, ये तो सबसे महान व्यक्ति रहे हमारे फिजिक्स में, इनकी वजह से सारा सिस्टम चलता है। इन्होंने ही गति के तीनों नियम, 3 लॉ ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? इस सदी की शुरुआत में पूछ रहा है। राइट ब्रदर्स ने, जेम्स वाट ने, हम्फ्री डेवी ने या ब्रोन वाउन ने। ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। ये 2002 में पूछा हुआ है बीपीएससी में, 45th बीपीएससी में पूछा था इसने क्वेश्चन। तो आपने सुना होगा राइट ब्रदर्स के बारे में, यानी भाई हमेशा सही हैं। तो राइट ब्रदर ने सबसे पहले हवाई जहाज का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है वो 1 मीटर के 1/1000वें, 1 मिलीमीटर के 1/1000वें जो पार्ट होता है, ये होता है माइक्रोन, इसको बोलते हैं। यानी अब जब ऊपर जाएगा 3 × 10⁻³ मिलीमीटर, ये बराबर होता है 1 माइक्रोन के। 1 माइक्रोन के, टाइपिंग दिक्कत हो रही है। 1 माइक्रोन जो होगा वो 10⁻³ मिलीमीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। तो एक सिंपल इसका फॉर्मूला जो है वो हम लोग देख लेते हैं। F = 9/5 C + 32। तो C क्या है? सेल्सियस। इसमें जो भी वैल्यू पूछा है अगर उसको बीच में रख देंगे तो हम लोग फ़ारेनहाइट में उसको चेंज कर देंगे। अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो 32 को उधर ले जाएंगे माइनस में, और 5/9 उल्टा हो जाएगा ये। तो एक बार देख लेते हैं। 40 दिया है तो 9/5 × 40 + 32, ये 5 से गया 8 टाइम में, 8 + 40, और ये 32 यहाँ पे है तो 9 × 72 + 32 32 जुड़ के हो जाएगा 104। यानी ऑप्शन आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। किसमें होता है देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे सामने है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभावी आसवन में, या एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्रोमेटोग्राफी एक तकनीक है जिससे हम लोग किसी भी मिश्रण के पदार्थों को अलग अलग करते हैं। सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लोलक की कालावधि डिपेंड करती है द्रव्यमान के ऊपर, लंबाई के ऊपर, समय के ऊपर, या तापक्रम के ऊपर। तो लोलक क्या होता है? किसी भी रस्सी में बना हुआ एक पेंडुलम, इसी को हिंदी में लोलक बोलते हैं। तो जितना स्ट्रिंग लंबा होगा ये उतना ही इसका घूमने का जो समय होगा वो ज़्यादा होगा, जितना लंबा होगा। ये तो थ्योरेटिकल, ये तो नॉर्मल हम लोग प्रैक्टिकली देख लेंगे लंबाई से। लेकिन इसका फॉर्मूला होता है T=2π√में L/G। L क्या है? लेंथ। तो यानी लंबाई के ऊपर T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। T जो है वो समानुपाती है L के, यानी L बढ़ेगा तो T की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो लोलक की जो कालावधि है, टाइम पीरियड है, ये उसकी लंबाई पे निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल होता है? मैंने शुरुआत में पढ़ा है F=m×a, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हिंदी में त्वरण बोलते हैं और मास को द्रव्यमान बोलते हैं। तो फोर्स हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो A क्या होता है? V-U/T। V क्या होता है? ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और U होता है इनिशियल वेलोसिटी। हिंदी में समझाता हूँ। त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। V अंतिम त्वरण है, U प्रारंभिक त्वरण है, और T समय है। यानी कोई अगर गाड़ी स्टार्ट होती है तो उस 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ समय बाद उसका जो कुछ वेग बढ़ता है, 100 तक जाता है। तो उसके लिए त्वरण का अगर हम बोलेंगे इसका त्वरण कितना है, कितने समय में गया है, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग माइनस कर देंगे और T से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा हम लोग का त्वरण। तो A=V-U/T। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने विस्थापन, वेग, बल या आयतन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश पूछ रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं। विस्थापन मैंने बताया था। अच्छा, विस्थापन के बारे में एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या है। अगर आप घर पे हैं, घर से निकले मार्केट की तरफ, वहाँ से गए आप स्टेडियम चले गए, वहाँ से फिर घर गए, यानी आपने यहाँ से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आपने टोटल जो दूरी चली वो 6 किलोमीटर चली। लेकिन अगर विस्थापन की बात कीजिए कि कितना विस्थापन आपका हुआ, तो आपने जहाँ से शुरू किया आखिरी में आके आप वहीं पे रुक गए, यानी आपका जो विस्थापन है वो 0 हुआ। और क्यों 0 हुआ? कि विस्थापन का जो फॉर्मूला है वही बोलता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी वो विस्थापन कहलाती है। तो आपका जो आखिरी जो पड़ाव था वो 0 था, आपने कोई विस्थापन किया ही नहीं, लेकिन दूरी तो आपने तय किया 6 किलोमीटर। यानी विस्थापन में दिशा भी मायने रख रहा है, लेकिन दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए दूरी जो है वो अदिश राशि हो जाती है और विस्थापन सदिश राशि हो जाती है। और अगर विस्थापन सदिश राशि है तो वेग भी सदिश राशि, क्योंकि वेग जो है विस्थापन से ही बनता है। बल और आयतन, बल है फोर्स, जैसे मैंने बताया था किसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग बल लगा तो आगे तरफ बढ़ेगा, तो बल भी सदिश राशि है। लेकिन आयतन जो है ये अदिश राशि होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो एक बार संवेग का फॉर्मूला देख लेते हैं। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग में m इंक्लूड होता है। m क्या है? द्रव्यमान, मास जो है mv इसका फॉर्मूला होता है, और वेग जो है वो v हो गया। इन दोनों को काट दिया जाए तो क्या मिलेगा हम लोग को? मास। मास क्या है? द्रव्यमान। यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात को में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वो है द्रव्यमान।
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है। उम्मीद है ये तो मुझे नहीं बताना पड़ेगा आपको। तो 100 मीटर, 1000 मीटर, 1000 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन में आप लोग जरूर आंसर दीजिए। अगर ये उम्मीद है कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उम्मीद है इसका तो आंसर आप लोग जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है। पिकोग्राम, तो ऑप्शन आपका है 10⁻⁻6 ग्राम, 10⁻⁻9 ग्राम, 10⁻⁻12 ग्राम, 10⁻⁻15 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा पिकोग्राम 10⁻12। तो याद रखिएगा, एंगस्ट्रॉम जैसे मैंने बताया 10⁻⁻10, इसी तरह सॉरी ये नैनो होता है 10⁻⁻9, तो पिको होता है 10⁻⁻12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल। ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा, या लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने में प्रभावित नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, लिफ्ट पे अगर हम लोग खड़े होते हैं तो इस हम लोग को क्या खींचता है, हम लोग को ग्रेविटी हम लोग को अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी नीचे की तरफ। किससे? जी से। और जी का मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं कहूँ कि आपको कोई व्यक्ति नीचे की तरफ खींच रहा है और आप ऊपर जाना चाहते हैं, तो आपको दुगुना बल लगाना पड़ेगा। यानी एक तो नीचे जो 9.8 से खींच रहा है उतना तो लगाना ही है, प्लस उससे ज़्यादा लगाना है कि मैं उसके ऊपर जा चुकूँ। यानी अगर लिफ्ट में आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो त्वरण जो होगा, क्योंकि त्वरण और ग्रेविटी दोनों एक ही बात है। अर्थ जो घींचती है उसको त्वरण का नाम दे दिया गया है, लेकिन वो एक तरह ग्रेविटी का नाम दे दिया है, गुरुत्व बल का, लेकिन वो होता है गुरुत्वाकर्षण का, लेकिन वो होता ही त्वरण ही है। तो अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो जो बल होगा वो दुगुना हो जाएगा, अगर उसी स्पीड से जा रहे हैं तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब बी देखते हैं। अगर नीचे की तरफ जो जी लग रहा है और नीचे की तरफ उसी त्वरण से आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो अपवर्ड सी बात है, तो नीचे खींच रहा है और आप भी उसी तरफ साथ में जा रहे हैं, तो यहाँ शून्य होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकेंड के त्वरण से किसी भी दिशा में जाते समय शून्य होगा। तो किसी भी दिशा की बात कर दिया, यानी इधर भी, ऊपर नीचे, ये किसी भी दिशा में नहीं, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। लास्ट है, लिफ्ट के त्वरण की दर बदलने से प्रभावित नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, त्वरण की गति बदलेगी, त्वरण बदलेगी तो उसके जो बल में उसमें परिवर्तन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक पंखे, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ऑप्शन है पंख सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले ज़मीन पर पहुंच जाएगी, तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे पहला जो इसमें मेन लॉजिक इसमें दे रखा है वर्ड में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, निर्वात। निर्वात कहाँ होता है? अंतरिक्ष में, जहाँ कोई हवा नहीं होता, जहाँ कोई ग्रेविटी नहीं होती, वो जगह जो है वो निर्वात कहलाता है, जहाँ पे हवा नहीं होता, जहाँ किसी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। तो अगर तीनों समान गति से गिराया जाए तो ऑफकोर्स ये बात है, तीनों अगर निर्वात में गिराए गए तो तीनों एक साथ ही आएंगे, क्योंकि फिर उसके मास का कोई मतलब नहीं बन जाता। वो निर्वात में है, उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, वो अपने आप से तीनों एक साथ आएंगे स्वतंत्रतापूर्वक से अगर गिराया जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, डी। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि तरंग होती है। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं इसका ट्रिक भी बताऊंगा आपको याद करने का। ऑप्शन है तिरछी, बी है अनुदैर्ध्य, सी है विद्युत चुम्बकीय और डी है ध्रुवीकृत, या ई है निम्न में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो वायु में जो ध्वनि की तरंग होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। याद रखिएगा, प्रकाश अगर पूछ देगा तो प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य होता है। तो आदमी कंफ्यूज होता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक ट्रिक यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्व लिखा है, ध्व आधा ध, तो अनुदैर्ध्य में भी ध है, ध और ध,
तो ध्वनि, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ पूछे तो अनुप्रस्थ में प्र होता है और प्रकाश में भी प्र होता है, यानी प्रकाश का अनुप्रस्थ से आप लोग ऐड मिला दीजिएगा। तो ये 2019 का क्वेश्चन है बीपीएससी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है। नेफ्थलीन की गोली आप लोग मैक्सिमम देखते होंगे, सफ़ेद कलर का होता है, जिसका यूज हम लोग फिनाइल की गोली नॉर्मल लोग बोलते हैं। आप लोग जब किसी भी मॉल में जाते हैं, चाहे किसी भी टॉयलेट में आते हैं, तो वहाँ नेफ्थलीन की गोली मिली होती है। तो नेफ्थलीन और रेत अगर इसका मिश्रण है, इसको पृथक करना हो तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है इसमें ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी, आंशिक आसवन या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। तो ये नेफ्थलीन जो है इसका भी प्रकृति होता है, ये सीधे ठोस से गैस में बदल जाता है, द्रव में नहीं बदलता। तो ये ऊर्ध्वपातन से वो उड़ जाएगा और रेत जो है वो हमें अलग पृथक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? एम्पियर, वोल्ट, कूलाम या वाट? तो सिंपल मैंने बताया था वाट, ये विद्युत शक्ति का इकाई है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है वोल्ट मीटर विभवांतर, ए मीटर विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल या गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें पूछा क्या है कि सुमेलित नहीं है, यानी किससे हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं उसके बारे में दिया है। तो वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर मापते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है एमीटर, एमीटर से हम लोग विद्युत धारा भी मापते हैं, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। लेकिन गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता। विद्युत प्रतिरोध किससे मापा जाता है? ओम मीटर से। और गैल्वेनोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? किसी भी छोटी विद्युत धारा या उसकी जो प्रकार का मापन करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टरबाइन और डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा या डी मैग्नेटिक ऊर्जा। तो जो मैकेनिकल ऊर्जा है इसी को यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। तो टरबाइन जब घूमता है तो उसका जो डायनेमो है वो मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च कितना आएगा? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आप लोग घर का भी अपना जो लोड है उसके बारे में भी जान सकते हैं कि आपके यहाँ कितना यूनिट खर्चा हो रहा है। तो अगर 100 वाट का बल्ब है, अगर वो 10 घंटे लगातार जल रही है तो इसमें 1 यूनिट बिल आएगा। 1 यूनिट क्या है? इकाई। ये होता है वाट अपॉन घंटा, वाट इंटू घंटा, ये आपका हो जाएगा यूनिट, इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले एक समय में जो बड़ा बड़ा बल्ब आता था 100 वाट वाला, अगर वो 10 घंटा लगातार जलाते तो 1 यूनिट बिजली का बिल उठता था। तो 1 यूनिट का इस समय वही जो रेट है उसी हिसाब से इसमें आपका बिजली का बिल भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो ये थोड़ा सा लंबा है, इसका सिंपल मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि कोई भी विद्युत का जो धारा, विद्युत तारे हम लोग जोड़ते हैं वो प्रतिरोध को समानांतर श्रेणी में जोड़ते हैं। इसलिए जोड़ते हैं समानांतर श्रेणी में कि सब तक इक्वली बिजली पहुँचे। अगर एक श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, यानी बल्ब यहाँ अगर जोड़ दिया जाए तो सबसे लास्ट वाला बल्ब सबसे तेज जलेगा, इसके पहले वाला धीरे, इससे पहले वाला धीरे, सबसे पहले वाला सबसे धीरे। लेकिन समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो सब लगातार एक ही जो विद्युत धारा उसको प्राप्त होगी और सेम मतलब अपने ताप में जलेंगे, यानी सबका प्रकाश जो होगा वो सेम होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/r। समानांतर श्रेणी क्रम में बता रहा हूँ, श्रेणी क्रम में r = r1 + r2 + r3 हो जाता है, लेकिन समानांतर क्रम में 1/r1 + 1/r2 + ... जितना दिया है। ठीक है, ये समानांतर श्रेणी का
तो इसका आंसर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा 4.70 किलो ओम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो है देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। ऑप्शन है जस्ता, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा एक सामान्य शुष्क सेल में, इसका जो ऑप्शन है वो अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, थोड़ा एक सामान्य सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड, इसको जिंक क्लोराइड भी बोलते हैं, सॉरी जिंक क्लोराइड नहीं बोलते, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का यूज हम लोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो कैथोड और एनोड होता है, वो आगे कभी मैं बताऊंगा इसके बारे में आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनामो क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है या यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो डायनामो क्या करता है, डायनामो घूमता है और बिजली पैदा करता है, जिससे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामो का अब इसमें होता क्या है, चुंबकीय सरफेस तैयार करते हैं हम लोग। इसमें कोई गोल होगा, एक तरह से गोल बना देंगे, बीच में नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल करके चुंबक लगा देंगे और दो प्लेटें होंगी, चुंबक के 2 प्लेटें होंगी, और जब दोनों घूमेगा तो ये पोल जो आपस में घूमेंगे तो विद्युत पैदा उत्पन्न करेंगे, एक दूसरे को एट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, फिर एक दूसरे को बाहर धक्का देंगे। तो ये घूमेगा तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और साथ में इसके बाद ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाते हैं। तो इसका एक प्रोसेस है, आप लोग कोशिश कीजिए, यूट्यूब पे आप लोग 3D वीडियो बहुत सारे पड़े होंगे, वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में ऑप्शन है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। ये लगभग ऊपर नीचे क्वेश्चन आपने देखा है लगभग सेम ही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मीटर का क्या होता है, हम लोग प्लग खोजते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो वो घूमना स्टार्ट कर देता है। जो घूमता है तो उससे जैसे पंप सेट हो गया तो वो पानी देना स्टार्ट करता है। बहुत सारे जैसे घरों में जो हम लोग मोटर यूज करते हैं पानी चढ़ाने में, चाहे किसी भी बड़े बड़े कामों में भी इसका उपयोग किया जाता है, किसी पट्टे को नचाने में, तो विद्युत मोटर का यूज होता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। ऑप्शन है आपके सामने, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर, पोटेंशियोमीटर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 क्वेश्चन है, इसलिए इसमें 5वां ऑप्शन भी इंक्लूड है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 49 का बी, अमीटर। यानी और आज का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये 50 क्वेश्चन की सीरीज अच्छे लगे होंगे और आपका वैल्यूएबल जो भी कमेंट है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी प्रकार की त्रुटि है उसके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं आप लोग, किसी प्रकार का सजेशन देना है उसके भी आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बने रहिए। आपको सारे अपडेट्स दिए जाएंगे फ्री में। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को रिवाइज के तौर पे जितनी बार देख सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में और देखने में ज़्यादा कैप्चर होता है माइंड में कोई भी क्वेश्चन। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका फिर बी हो जाएगा, एमीटर। ये भी वही क्वेश्चन है जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो 2018 में पूछा गया था, 2019 में फिर रिपीट किया गया था उस क्वेश्चन को। तो आप समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का कितना इसमें वेटेज है और कितना वैल्यू रखता है प्रीवियस ईयर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में।